अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। मैं यामिनी आपकी सोशल साइंस की टीचर वेलकम करती हूँ आप सबका। तो एक बार आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का अपना ये सेशन। सबको वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप बच्चों आप सब तक हमारा ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा। तो आज हम लोग ये 30 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव का छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और आप प्लीज़ लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस टेस्ट में कितने मार्क्स ले पाएँ। एक छोटा सा आपका टेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन है हमारे पास 1855, 1905, 1857 या फिर 1911। तो सारे बच्चे एक बार सही सही आंसर करते जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो आप कहिएगा कि मैम अगर हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो यह जो बंगाल है ये पहले कई सारी चीज़ों से बना है। सबसे पहले हम बंगाल देखते हैं। बंगाल के बाद बच्चे इसी में हमारे पास बिहार भी होता है, और इसी बिहार में उड़ीसा भी ऐड होता है, और यह जो बिहार था बच्चे, इस बिहार में उस समय झारखंड भी ऐड था। इतना बड़ा जो प्रांत है ये क्या होता है? तो आप कहेंगे कि मैम ये पूरा का पूरा बंगाल का एरिया है। अंग्रेज देखते हैं कि अरे बाबा इस पे तो क्या हो जाएगा, तो इतने बड़े भाग पर, इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण रहेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि यहाँ पे एकता भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, एकता को तोड़ने के लिए इसका विभाजन दो पार्ट में कर देते हैं, और विभाजन के बाद यह जो बंगाल है ये दो पार्ट में बट जाता है। एक कहलाता है पूर्वी बंगाल और दूसरा कहलाता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी जिसको आज भी हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ क्या होता है बंगाल विभाजन का, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के उद्देश्यों के बारे में बात करिए। तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य बच्चों ये होता है कि मेनली वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम एकता होती है ना, इस हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना ही मेनली बंगाल विभाजन का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद हिंदू मुस्लिम में दरार आ जाती है, फूट डालो शासन करो की नीति इनकी कामयाब हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1805, ऑप्शन नंबर सी। या फिर बच्चे कहीं कहीं ये आपको 1906 भी देखने को मिल सकता है, तो 1905 या 1906 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 याद रखेंगे। अगला क्या है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान दे के हम बनाएंगे, कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेन्योर अगर समझाते चलूं, तो जो आपको जालियांवाला बाग दिख रहा है ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे मैम 1919 में। जो चौरी चौरा कांड है बच्चे ये कब हो रहा है? तो आप कहेंगे कि मैम ये हो रहा है 1920 में। गांधी इरविन पैक्ट तो ये बच्चे हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। हम बात करेंगे 1930-31 के बारे में, और किसान आंदोलन जो है जनरली वो 1915 के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछा है कि गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि कब वापस कर दी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चे गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और ये असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि हाल में ही एक एक्ट आया होता है जिसका नाम रहता है रॉलेट एक्ट। याद आ रहा है आप लोगों को? रॉलेट एक्ट को हम कहते हैं बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून, मतलब संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाना। इसी एक्ट के विरोध में आप सबको याद होगा कि जालियांवाला बाग में पंजाब के अमृतसर में लोग इकट्ठा होते हैं और उन पे जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं, और जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार इसे माना जाता है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसर हिंद की जो उपाधि है महात्मा गांधी की, वो वापस कर देते हैं कहां पे? जालियांवाला बाग के अंदर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? और भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम आंदोलन माना जाता है। अगर मैं आपको आंदोलनों के बारे में बात करूं तो आपके चैप्टर में आपको मेनली 3 आंदोलन पढ़ना है। सबसे पहले 1920 वाला असहयोग, फिर 1930 वाला सविनय अवज्ञा, और 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इनकलाब जिंदाबाद, या फिर करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, ये तो अंग्रेजों की है, और वंदे मातरम। तो बच्चों अगर मैं बात करूंगी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि डू या तो करो, और दूसरा
डू और डाई, या तो करो या फिर मर जाओ। मतलब अगर देश की स्वाधीनता के लिए, देश की आज़ादी के लिए तुम या तो लड़ो और नहीं तो फिर अपनी जान गंवा दो, ये गांधी जी का नारा था। तो ऑप्शन नंबर बी, करो और मरो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? आप सबको पता होगा बच्चों कि गांधी की जो एंट्री है इंडिया में, यह 1915 के टाइम पे होती है। और यहीं पे आप सबको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी पहुंचते हैं और वहां इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। अगर हम राजकुमार शुक्ल की बात करेंगे तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रण देते हैं कि साहब एक बार बिहार चलिए और बिहार के किसानों की स्थिति को देखिए। नील की जबरन खेती यहाँ पे लोगों के द्वारा चकराई जा रही होती है। गांधी बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद गांधी देखते हैं कि यहाँ पे किसानों की स्थिति वाकई में बहुत खराब होती है। और चंपारण सत्याग्रह से गांधी अपनी पहली सत्याग्रह की मिसाल पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं और यहीं से गांधी मसीहा बन जाते हैं। यहीं से यह जो चंपारण है ये गांधी को एक मौका देता है जहां पूरे भारत के लोगों के बीच में गांधी अपनी पहुंच या फिर अपनी सुदृढ़ीकरण कर पाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सत्याग्रह के पहला प्रयोग के बारे में तो ये गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ है? सबको पता होना चाहिए, जीरादेई के बिहार प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी, बिहार इनका जन्मस्थल है। और बच्चों ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये आपका PYQ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। और कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि कहाँ की गई थी, मतलब गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। आपसे स्थान के बारे में भी कभी कभी पूछ देगा। तो जैसे ही बच्चे आपसे पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो ये बेसिकली हुआ था सेंट फ्रांसिस्को में। सेंट फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और मेनली आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसकी जो स्थापना है वह किनके द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूलिएगा नहीं बच्चों। ये लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में इसकी स्थापना की जाती है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला हत्याकांड किस तिथि को हुआ? और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी व्यक्ति इसे भूल सकता है, क्योंकि यह भूलने वाला नरसंहार था ही नहीं। भारतीय इतिहास में इसको काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये घटना हुई है 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में बच्चे लोग जुटे थे? तो आप सबको याद होगा कि मैम यहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है। यहाँ पे आप सबको याद होगा कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया होता है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही, जिसके कारण यहाँ पे अमृतसर का जो यह बाग है, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं। और इसी घटना को हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आप सबको याद होगा कि यह जो कांग्रेस है, अगर बच्चे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं। कौन कौन से? एक कौन से हैं बच्चे? तो एक ऐसे हैं जो थोड़े नरम दल वाले हैं, मतलब कहने का मतलब कि ये लोग क्रांतिकारी आंदोलन नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे दल की बात करेंगे तो दूसरे दल के नेता थे गरम दल के लोग, ऐसे लोग जो चाहते थे कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हम क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो पार्ट में। एक वैसे व्यक्ति जो क्रांतिकारी आंदोलन चाहते थे वो नरम दल में चले गए, और जो नहीं चाहते थे वो गरम दल में चले गए, और इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम बात करेंगे लखनऊ समझौता के बारे में तो रानी बहुत ही सही आंसर दे रही हैं आप। ऑप्शन नंबर ए 1916 को हम देखते हैं यहाँ पे, तो लखनऊ समझौता 1916 में होता है, जहां पे नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं। अगला क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए बच्चे। आप सबको याद होगा कि असहयोग की अगर बात करेंगे तो असहयोग के अंतर्गत गांधी जी ने दो बातें कही। कौन कौन सा? सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि बहिष्कार करना सीख लीजिए। बहिष्कार किस किस चीज का? नौकरी का बहिष्कार, किसका? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, पद का बहिष्कार, वकालत का, हर चीज का बहिष्कार करिए। अब जाहिर सी बात है कि जब बहिष्कार करिएगा तो सिस्टम चलेगा कैसे, काम कैसे करेंगे? तो गांधी जी यहाँ पे दूसरा काम दिए हैं स्वदेशी का। स्वदेशी की बातें यहाँ पे करते हैं, जिसको हम रचनात्मक कार्य के नाम से भी जानते हैं। अगर बच्चे हम इस रचनात्मक कार्य के अंतर्गत बात करें तो आपको याद होगा कि मैम इसी असहयोग आंदोलन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है ना मैम। इसी असहयोग आंदोलन के माध्यम से कोशिश यह होता है कि लोग जो है वह चरखे की मदद से स्वदेशी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सके। तो इसका जो शुरुआत है ये कहां से किया गया? तो आप याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन से। ऑप्शन नंबर
ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ। बच्चे अगर हम बात करेंगे तो आप सबको याद होगा कि मैम इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम 1914 से लेकर के 1918 तक। और इस वर्ल्ड वॉर में दो आदमी हैं, दो गुट है, जिसमें आप सबको पता है कि मैम एक का नाम है मित्र राष्ट्र और दूसरे का कौन सा नाम है, तो आप कहेंगे कि मैम दूसरे का नाम है धूरी राष्ट्र। अगर हम मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो ये लोग जीत जाते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स भी होते हैं, और इनके द्वारा यहाँ पे एक देश है बच्ची जिसका नाम होता है तुर्की। और तुर्की में उस समय मुसलमानों का जो सबसे बड़ा ऊंचा पद होता था, ये पद होता था खलीफा। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोलते रहते हैं कि खलीफा का पद हटा दिया जाएगा और तुर्की को हमारे यहाँ मिला लिया जाएगा। अब खलीफा के पद के कारण दुनिया भर के मुसलमान जो है वो विरोध करने लगते हैं, जिसके कारण हमें भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है। और ये बेसिकली तुर्की के समर्थक या फिर खलीफा इनके कारण या फिर इनके पद के अकॉर्डिंग दिखा, तो ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी यहाँ पे कहते हैं कि यही एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा मौका मिला है जहां हम हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे सकते हैं, जहां हम हिंदू मुस्लिम एकता को आगे ला सकते हैं, और इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अगर भारत में खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो शौकत अली के द्वारा, मतलब दो बंधु होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो इनके द्वारा ही किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो आप सबको याद होगा कि मैम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू होता है डांडी यात्रा से। डांडी यात्रा वही यात्रा जिसमें 78 साथियों के साथ गांधी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और यह जो टोटल यात्रा है यह कितने दिनों की होती है, तो 24 दिन की यात्रा होती है। और गांधी कहाँ पहुंचते हैं, गांधी पहुंचते हैं डांडी, और यहाँ पे नमक कानून को तोड़ करके वह उस कर का विरोध करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 डांडी। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। आप सबको याद होगा कि गांधी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद बच्चे पूर्ण स्वराज की मांग आ जाती है। और अगर हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लाहौर अधिवेशन, और यही लाहौर अधिवेशन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और पूर्ण स्वराज की मांग बेसिकली लाहौर से ही स्टार्ट होती है। आगे क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की है। आरएसएस इसको शॉर्ट में कहा जाता है। आप सबको याद होगा बच्चों कि आरएसएस की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र हेडगेवार जी होते हैं, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कब इसकी स्थापना की जाती है, तो आप कहेंगे कि मैम 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। और ये बच्चे आपका प्रीवियस ईयर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आप सबको याद होगा किसान आंदोलनों की अगर बात करें तो जैसे चंपारण बहुत फेमस है ना, ठीक उसी प्रकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अगर हम देखेंगे तो बारदोली का जो सत्याग्रह है बच्चों वह काफी फेमस है। और बारदोली के सत्याग्रह में ही बारदोली की जो महिलाएं होती हैं वही इन्हें सरदार की उपाधि दे देती हैं। तो आप सबको यह भी याद रखना है कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्लियर है। अगला क्या है, अगला पूछ रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो बहुत ही क्लियरली आंसर है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि रंपा विद्रोह जनरली हुआ कब था। आप सबको याद होगा, पता होगा कि मैम ये 1916 की घटना है। आगे क्या है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया, किसने ये कहा था। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वेद को बढ़ावा देना चाहता हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद, ये किससे संबंधित है, तो आपको याद होगा कि मैम आप पढ़ाई थी रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन का जैसे ही नाम आता है आप ध्यान रख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्म समाज आपको ध्यान रख लेना है। भारतीय समाज का पुनर्निर्माता इनको कहा जाता है। राजा राममोहन राय की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। लेकिन अगर बात होगा कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा कि हमें अपने वेदों को समझना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति उसी पर बेस है, तो ये व्यक्ति हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला कह रहा है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इंडियन
कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम आईसीपी भी कह सकते हैं, तो किसके द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी गई? वेरी गुड, बहुत सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। पहला है लाला लाजपत राय। नहीं बच्चों, लाला लाजपत राय के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसी समय इनको मार दिया गया था, मतलब इनको लाठी से मार दिया गया था। आई.एन. जोशी यह भी नहीं होगा, सत्यभक्त यह भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएंगे एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है और ये क्या करते हैं, तो ये स्थापना होती कब है, तो 1920 में ताशकंद में। बाद में जब आप संविधान समिति पढ़ेंगे तो वहां भी आपको एम.एन. रॉय का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि अली मुसाइली ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये नाम आपको बहुत ही सुना सुना लग रहा होगा, और अगर हम अली मुसाइल की बात करें तो आप सब ने रंपा विद्रोह पढ़ा है, आप सब ने मोपला विद्रोह पढ़ा है, और उन्हीं का नेतृत्व अली मुसाइल ने किया था। तो क्या यहाँ मोपला विद्रोह? बिल्कुल बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से जानते हैं? और ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप लोग बता देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किनके द्वारा दिया गया? ये दोनों बात। अगला क्या है? आगा खां, अगला है सर सैयद अहमद खां, और लास्ट है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आप लोग एक बार सारे बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, रानी ने बहुत ही सही आंसर किया है। अगर हम बोलेंगे सीमांत गांधी, फर्टाइल गांधी, सॉरी, या फिर हम बादशाह के खान के नाम से बारे में बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग बादशाह खान के नाम से या फिर सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ज्यादातर आपके परीक्षा में सीमांत गांधी ही पूछा जाएगा। अगला क्या है? चंपारण विद्रोह कब हुआ? और मुझे नहीं लगता है कि यह आपको बताने की आवश्यकता है। अगर चंपारण विद्रोह की बात करें बच्चों तो ये 1916 से लेकर के 17 लिखा था, ये ऐसे लिखाता है। ठीक है, क्योंकि एक दिन का विद्रोह तो है नहीं, प्रोविजंस आने में टाइम लगा, और इसीलिए अगर वास्तविक पूछा जाए तो 1917 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे क्या कह रहा है? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया? देखो बच्चों, अंग्रेज कहीं ना कहीं ये चीज चाहते थे कि भारतीयों के अंतर्गत फूट पड़े और वो आराम से शासन कर सके, क्योंकि उस समय भारतीयों में एकता इतनी ज्यादा थी कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे मेन उद्देश्य जो अंग्रेजों का था वो ये चाहते थे कि कैसे इनके अंदर फूट डाला जाए। तो 1919 का जो सुधार था, जो मार्लो मिंटो एक्ट के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, इसी के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करा दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सबको पता होना चाहिए कि मैम 1885 में की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई? तो आप कहेंगे कि मैम ए.ओ. ह्यूम साहब के द्वारा। इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मैम ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी जो है वो क्या करते हैं, तो इनका पहला अध्यक्षता करते हैं। ओके, इसके पहले अध्यक्षता में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो यह भी आपको बता देना है। और कहां पे हुआ था पहला अध्यक्षता या फिर पहला बैठक? तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि कहां पे है? मुंबई में है। ठीक है, पहले होना था पूना में, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग नाम की बीमारी, जिस वजह से वहां नहीं आयोजित होकर के इसे बंबई में आयोजित किया गया। कभी कभी आपसे यह भी पूछ देगा कि आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि मैम ये थी एनी बेसेंट। या अगर ऐसे पूछ दे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप क्या कहेंगे? सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि पहले अंग्रेज इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूले। याद रखेंगे ये सारी बातें आप लोग। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1885, जो कि यहां आपको दिख रहा होगा। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? और अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी, जिनको हम लोग WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सारे बच्चे बहुत ही सही उत्तर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखो बच्चों, यह भी पूछा गया प्रश्न है और हर बार आपको कांग्रेस से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो बेसिकली की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1885 इज द राइट आंसर, 1885।
अगला क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? और ये भी बच्चे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनसे संबंधित आपको याद रखना है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ध्यान रखिएगा 1928 वाला। साथ ही साथ रावी नदी के तट पर इनके द्वारा जो पहली बार स्वाधीनता की मांग की गई थी 1929 में, वो याद रखेंगे। लाहौर अधिवेशन याद रखेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस। और इनका जो आजाद हिंद फौज था ये भी आपको याद रख लेना है। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किए थे ये? तो जापान में जाकर के करते हैं, और ये भी इनका काफी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन मोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे तो आप परिचित ही हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए बच्चों आगे बढ़े। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन के बारे में आपको मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी। साइमन कमीशन के बाद ही भारत में क्या आता है, तो भारतीयों को चैलेंज दिया जाता है भारत सचिव के द्वारा कि अगर तुम लोग हमारा रिपोर्ट नहीं मान रहे हो तो खुद से ही एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत कर लो। इसी के बारे में आपको याद होगा कि साइमन कमीशन के बाद हम नेहरू रिपोर्ट लाते हैं। साइमन कमीशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे कि मैम सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया, सर जॉन साइमन के द्वारा। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों क्या भारतीय थे? नो मैम, सातों के सातों अंग्रेज थे। तो हम लोगों ने कहा कि जब तुम मेरा कानून बना रहे हो और मेरे से पूछ ही नहीं रहे हो तो हम इसका विरोध तो करेंगे ही। पूरे भारत में इसका विरोध होने लगता है। और इसी में आपको याद होगा बच्चों लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय क्या होते हैं? तो यहीं पे शहीद हो जाते हैं इसकी लाठियां खाते खाते। ठीक है, और वो कहते भी हैं कि मेरी माथे पे लगी हुई हर एक लाठी अंग्रेजी सत्ता के ताबूत के कील के समान है। ठीक है, तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? आप सही बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अगर हम साइमन कमीशन की बात करेंगे बिल्कुल तो हम कहेंगे मैम 1928 इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अगर हम अखिल भारतीय सभा के बारे में बात करते हैं तो अखिल भारतीय सभा जो है ना तो 1921, 1928 भी नहीं, 1929 भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या फिर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं बच्चे जिसे आपको लगातार हर बार प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है वो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है बच्चों? तो आप कहेंगे कि मैम ये जुड़ा हुआ है नेहरू रिपोर्ट से। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वह भी संबंधित किससे होगा? 1928 वाले साल से ही संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, गांधी इरविन समझौता या फिर जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। देखो गांधी इरविन को कहे रहते हैं कि अगर तुम ये नमक टैक्स हटाओगे नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। इरविन फिर भी बात नहीं समझता है। उसके बाद होता है गोलमेज सम्मेलन, गांधी नहीं पहुंचते हैं। और गांधी का नहीं जाना, कांग्रेस का नहीं जाना, ये दिखाता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पूरा एक तरह से प्रेशर आ जाता है इरविन के ऊपर कि भाई कैसे भी करके तुम गांधी जी को मना करके और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाओ। और इसी को हम क्या कहते हैं? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या फिर दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में ये होता है कि गांधी के द्वारा मान लिया जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे और साथ ही साथ इरविन के द्वारा जो भी टैक्स लगाया गया होता है नमक पर, उस टैक्स को वापस कर लिया जाता है। तो यह जो समझौता है आप सबको पता होगा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और जस्ट इसके एक साल बाद ही क्या कर लिया गया? समझौता हो गया जिसमें नमक पर से टैक्स हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी आप सबको याद होगा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग लेते हैं। और ये भाग क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी समय पे बच्चे इरविन से समझौता हुआ होता है जिसमें गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना ही पड़ता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं? तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि मैम ये जो बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। क्लियर है? तो आई होप आपका जो ये टेस्ट है 30 मार्क्स का, इसमें आप सारे बच्चे ऑलमोस्ट 25 प्लस ही स्कोर किए होंगे क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के थे और कुछ कुछ आपकी तार्किक शक्ति को
जांचने के लिए मैं लेकर के आई थी। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आपने कितना मार्क्स एक्वायर किया, आपको कितना मार्क्स आया, साथ ही साथ आपको सेशन कैसा लगा यह भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए सेक्शन में, एक नए क्लास में, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय बाय।